मनाए उत्सव। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। उन वीरों को हम नमन करें जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह न कर भारत को नई रवानी दी। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पत्रकारिता का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पत्रकारों ने संग्राम को दशा एवं दिशा दिखाने का कार्य किया, इसलिए इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी, इतनी भारी कीमत चुकाने के बावजूद भी पत्रकारों ने आज़ादी को जारी रखा। पत्रकार फांसी पर चढ़े, काले पानी की सज़ा भुगती, जेल गए, कोड़े सहे, कुर्की सही, फिर भी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तब पत्रकारिता का दूसरा नाम देशभक्ति हुआ करता था। पत्र और पत्रकारों के लिए एक ही दुश्मन था, अंग्रेज़। एक ही देश था, भारत, और एक ही लक्ष्य था, आज़ादी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का महत्व के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीरज कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का क्या महत्व रहा है, क्या भूमिका रही है सर? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का अहम रोल रहा है। चाहे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हो या 1947 तक, ये पूरा अवधि पत्रकारों के लिए काफ़ी आंदोलनात्मक एवं क्रांतिकारी रहा है। 1857 की घटना पूरे भारत को आंदोलित कर दी थी और वहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बीजारोपण हो रहा है, जिसका परिणति 15 अगस्त 1947 को देखने को मिला और भारत एक आज़ाद मुल्क के रूप में पैदा हुआ और दुनिया के नक्शे पर आया, जिसे आज पूरी दुनिया लोहा मान रही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारों की भूमिका का जहाँ तक सवाल है, ये अविस्मरणीय है। मैं बताना चाहता हूँ, जब 1857 से एक साल पहले महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक का जन्म होता है और वहीं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत होती है। वैसे कहें तो 1780 में पहला समाचार पत्र भारत में प्रकाशित हुआ था। उसके संपादक थे जेम्स अगस्टन हक। आप आश्चर्य करेंगे कि एक अंग्रेज ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पहला समाचार पत्र भारत में निकाला था और हालांकि उनको भी काफ़ी दमन का सामना करना पड़ा और 1 साल की कैद और 2000 की जुर्माना उन्हें भी देना पड़ा। आर्थिक तंगी के कारण वह समाचार पत्र धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन पत्रकारिता की कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती है। फिर राजा राम मोहन राय ने भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। हालांकि उनका उद्देश्य आज़ादी के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा देना था। सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए उन्होंने समाचार पत्रों का माध्यम बनाया था। राजा राम मोहन राय के बाद कईक पत्रकार
स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनकारी तैयार हुए जो इस माध्यम को, इस मार्ग को और आगे बढ़ाए। सर, आपने भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्रों के बारे में बताया। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली समाचार पत्र कौन सा था और किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? शशि जी, हिंदी पत्रकारिता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। इसे अलग करके हम नहीं देख सकते। हिंदी पत्रकारिता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को काफ़ी धार दिया। हालांकि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ेंगे और उसमें समाचार पत्रों की भूमिका की बात होगी तो एक सामूहिक सामंजस्य था जिसमें हिंदी मुख्य धारा थी। इसके अलावा गुजराती, बंगाली, मराठी, जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हमारी है उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खास करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की या बाल गंगाधर तिलक, ये दो महान नेता जो हैं, इन्होंने पत्रकारिता को अपने संघर्ष का सशक्त माध्यम बनाया था। बाल गंगाधर तिलक ने तो पत्रकारिता के कारण जेल भी गए और मराठा और केसरी दो उनके महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जिसके माध्यम से उन्होंने जन जागरूकता फैलाया। आपको आश्चर्य होगा कि तिलक ने जब समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगने लगे तो लोगों को जन आंदोलन से जोड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए और एकजुट करने के लिए उन्होंने उसी दौरान गणेश उत्सव का शुभारंभ किया था ताकि उस धार्मिक प्रोग्राम के रूप में लोगों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा किया जा सके और धार्मिक उद्देश्य के साथ साथ उनका राजनीतिक उद्देश्य भी था ताकि जब लोग धर्म के बहाने, धार्मिक कार्यक्रमों के बहाने, गणेश उत्सव के बहाने एकजुट होंगे तो वहाँ कोई भी नेता आसानी से अपना संदेश पब्लिक तक पहुँचा सकता है। तो ये एक दौर था जब लोकमान गंगाधर तिलक ने अपनी बात कहते थे और समाचार पत्रों के माध्यम से आम लोगों तक पहुँचाते थे। उस समय केसरी और मराठा मराठी का समाचार पत्र था और वहाँ मराठी भाषी अधिक थे तो उसकी पहुँच न केवल मुंबई में हुई बल्कि गांवों तक पहुँची और यही विशेषता रही कि महाराष्ट्र की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण रही। वैसे मैं बाकी राज्यों का भूमिका को नकार नहीं सकते हैं। जब देश की आज़ादी उस समय लड़ाई लड़ रही थी तो पूरा संयुक्त भारत, जिसको आज हम अखंड भारत भी कहते हैं, जिसमें लाहौर से लेकर ढाका तक सभी स्वतंत्रता संग्राम या दिसपुर असम का है, गुजरात है, सभी लोगों का एक सूत्र में आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुजरात में नवजीवन का सूत्रपात किया। वहीं से गुजराती समाचार पत्र गांव-गांव जाने लगा जिसका बहुत अच्छा प्रभाव आम लोगों में देखने को मिला और आम लोग भी आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। सर, आपने अभी आज़ादी की बात की, हमारे पूरे देश की बात की, सारे राज्यों की बात की, सब एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए प्रेस एक्ट कब आया? शशि जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिस समय समाचार पत्रों का भारत में सूत्रपात हो रहा था उसको नियंत्रण करने के लिए साथ साथ अंग्रेजों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। अंग्रेजों का खास करके कहना सही नहीं होगा बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, उस समय कंपनी का शासन था भारत में और उन्होंने, कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए अपनी कार्रवाई काफ़ी सख्ती से शुरू कर दी और भारत में पहला प्रेस एक्ट 1799 में आया था। वहीं से मीडिया को या प्रेस को, समाचार पत्रों को कंट्रोल करने के लिए शुरू हुआ और कई पत्रकार इसके शिकार हुए, कई समाचार पत्र बंद हुए, कितने को जेल भेजना पड़ा, क्रांतिकारियों को। तो ये सारे प्रेस एक्ट का था। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। 1826 में भी काफ़ी सख्त किया गया। 1900 का दौर जब शुरू होता है तो उस समय 1908, 1909, 1910, 1930 ये कई प्रेस संशोधन होते चले गए एक्ट में
और सरकार समय के अनुसार आंदोलन जैसे जैसे तेज हो रहे थे, सरकार उन पर सख्ती करती चली गई। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खास करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शुरू की थी, तो उस पर नकेल कसने के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी सख्ती से और दमन नीति के कारण काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया था। देश की स्वतंत्रता संग्राम में अभी हमने बात की प्रेस की, पत्रकारिता की क्या भूमिका रही। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ के पत्रकारों की क्या भूमिका रही है। शशि जी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की आज़ादी में पत्रकारों की क्या भूमिका रही। कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित होता है तो उसके मूल मेरुदंड कह लीजिए, ध्रुवी कह लीजिए, बैकबोन में पत्रकार ही होता है। पत्रकार फील्ड में जाता है, घटनास्थल पर जाता है और वहाँ से समाचार पत्र या समाचार संग्रह करता है और अपने समाचार पत्र ऑफिस कार्यालय तक पहुँचाता है, चाहे माध्यम कोई भी हो। पत्रकारों की भूमिका न केवल समाचार पत्र तक पहुंचा देना या प्रकाशित कर देना तक नहीं रही है। खास करके स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की बात करें, कई पत्रकारों ने मैदान में एक ही दिन भाषण दिया, अखबारों में जाकर काम किया और सुबह जब लोग अपनी नींद खोलते हैं उस समय सड़क पर समाचार पत्र बेचा भी है। इतनी महत्वपूर्ण समर्पण पत्रकारों के सिवा दूसरों से हम आशा नहीं कर सकते हैं कि एक व्यक्ति कहीं भी सभा को इकट्ठा करता है, जुटाता है, भीड़ आती है, भीड़ के समक्ष भाषण देता है और वही व्यक्ति शाम को ऑफिस में, क्योंकि उस समय अधिकांश या आज भी अधिकांश समाचार पत्रों का प्रकाशन रात में ही होता है, तो एक व्यक्ति दिन में मैदान में भाषण दे रहा है, भीड़ जुटा रहा है, वही रात में जाकर कार्यालय में समाचार पत्रों का संपादन कर रहा है और फिर वही व्यक्ति सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जाकर के स्टेशन पर, बस पड़ाव पर या अन्य सड़कों पर जाकर के समाचार पत्रों का वितरण करता है। ये रही थी उस दौर में समाचार पत्रों की एवं पत्रकारों की भूमिका। ये तो रही पत्रकारों की बात। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में ये पत्रकारिता का सहारा कैसे लिया। देश की आज़ादी में महात्मा गांधी की योगदान बहुत अमूल्य रहा है। न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी भूमिका याद की जाती है, बल्कि एक पत्रकार के रूप में, समाचार प्रकाशित करने के रूप में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंडिया आने से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ही इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन शुरू कर दिया था। वहाँ उसका उद्देश्य था आम लोगों को जागरूक करना। लेकिन जब महात्मा गांधी इंडिया वापस लौटते हैं तो समाचार पत्र को भूमिका यहाँ भी उनको याद थी और उसके बाद इंडिया में भी उन्होंने नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया सहित कई समाचार पत्रों का उन्होंने प्रकाशन किया, कुछ गुजराती में, कुछ अंग्रेजी में। लेकिन उद्देश्य उनका हमेशा रहा लोगों को जागरूक करना। आम जागृति का सबसे सशक्त माध्यम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समाचार पत्रों को मानते थे। पत्रिका के रूप में भी उन्होंने कई समाचार पत्र निकाले, जिसका आज भी हम लोगों को विभिन्न लाइब्रेरियों में उसका कॉपी देखने को मिल जाती है। अब महात्मा गांधी की बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनको एक पत्रकार के रूप में पूरा देश जानती थी। ये कहाँ तक सही है और कितना सही है? महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक का जीवन का हर पहलू राष्ट्र को समर्पित रहा है। खासकर उनका जो दौर था वो स्वतंत्रता संग्राम की उन स्वर्ण बिंदुओं पर था जब आपको आश्चर्य होगा कि 1857 की महान क्रांति, जिसको भारतीय इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है, हम लोग भी स्वीकार करते हैं कि देश की आज़ादी का प्रथम स्वाधीनता आंदोलन 1857 ही था। लेकिन एक बहुत आश्चर्य की बात है कि ठीक 1 साल पहले 1856 में बाल गंगाधर तिलक का 23 जुलाई का जन्म है।
अब सोचिए, उस कल्पना करिए आप कि 1 साल का बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसी दौरान पूरे वातावरण में, माहौल में, देश की गलियों में हमारे 1857 के क्रांतिकारियों की सजा दी जा रही थी। चाहे दिल्ली की सतह पर बहादुर शाह जफर हों, हमारे यहाँ बिहार में कुंवर सिंह, झांसी की रानी, पूरा देश उस समय आंदोलित था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बालक के मनों पर, दिलो दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। और उसी माहौल में पले बढ़े थे बाल गंगाधर तिलक। सामान्य परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने आसपास के वातावरण को काफ़ी गंभीरता से समझा था, देखा था। जब उन्होंने कलम संभाली, यानी पत्रकारिता के दुनिया में आए, तो सीधा सीधा अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से हार नहीं मानी और उनकी लेखनी आज भी पत्रकारों को बहुत कुछ सिखाती है। हम लोगों ने भी एज ए पत्रकार बहुत बिंदुओं पर उनसे सीख लेते हैं। बहुत से पत्र पत्रिकाओं में उनके बारे में हमेशा छपते रहता है। सबसे बड़ी उनकी जो थी लोगों को समझाने की क्षमता, वो थी सरल भाषा का उपयोग। कहीं भी पत्रकारिता की दुनिया में आप कदम रखेंगे तो सबसे पहले बताया जाता है कि आपकी भाषा सरल होनी चाहिए। अब कोई भी उस समय के अगर कॉपी विभिन्न लाइब्रेरियों में है मराठा की, आप उठा करके देख लें, पढ़ें उसको, तो आपको पता चल जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक की भाषा कैसी थी। चाहे मराठा का हो या केसरी का हो, दोनों का सरल भाषा का उपयोग आज भी ये पत्रकारिता का प्रथम सिद्धांत माना जाता है कि पत्रकारों की भाषा सरल होनी चाहिए, जो आम पब्लिक आसानी से समझ सके। इसके बाद उनका संघर्ष, आंदोलन करने की रणनीति सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और महान क्रांतिकारी ने यही परिणाम रहा कि मांडले जेल उस समय, आप कल्पना नहीं कर सकती कि बर्मा में मांडले जेल में उस व्यक्ति को रखा जाता है अपने, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने और यही कारण है कि आज हम लोग काफ़ी गर्व से बाल गंगाधर तिलक को याद करते हैं, नमन करते हैं। अभी आपने बताया कि बाल गंगाधर जो थे हमारे महान क्रांतिकारी के साथ साथ एक बहुत सुलझे हुए पत्रकार भी थे। उनकी लेखनी ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो समाचार पत्र हैं वो सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए ही सक्षम है या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी सक्षम है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में समाचार पत्रों का प्रकाशन सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में भी हुआ करता था, लेकिन उसका प्रसार ग्रामों में, कई गांवों में देखा गया है। तभी तो उसका असर आम लोगों पर दिखाई दिया और कहीं भी सभा होती थी, रैलियां होती थी तो अपार संख्या में लोग शामिल होते थे। या नेताओं का आना जाना, उस समय आज की व्यवस्था से समाचार पत्रों का वितरण कुछ अलग था। उसमें सीधे नेता जुड़े होते थे और जो भी नेता अपने बैग या थैले को लेकर गाँव में जाते थे तो प्रत्येक थैले में कुछ न कुछ समाचार पत्र हुआ करता था और जहाँ भी सभाएं होती थी वहाँ समाचार पत्रों को स्वयं वितरण करते थे। ये नहीं कि आज के युग वाला नहीं था कि कोई हौकर आएगा तो ही बांटेगा। लेकिन अब क्या हो गया कि धीरे धीरे पत्रकारिता का जो सिस्टम बदला, तो आप देख रहे हैं कि वो दौर नहीं रहा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गाँवों में भी उसका पाठक थे और समाचार पत्र आज़ादी के दौर में भी पहुँचते थे। हालांकि एक चीज़ अलग है कि छोटे छोटे क्रांतिकारी भी उस समय समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे और उसकी स्थानीयता थी। पहले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय या आंचलिक समाचार पत्रों का कोई विशेष प्रचलन नहीं था। हर क्षेत्र का अलग अलग हुआ करता था, चाहे हमारा पटना हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, दिल्ली हो या गुजरात के शहर, महाराष्ट्र के शहर, क्षेत्रीय स्तर पर हर जगह समाचार पत्रों का प्रकाशन होता था और समाचार पत्र गांवों तक पहुंचते थे। जैसा कि आपने भी बताया कि समाचार पत्र शहरों के साथ साथ गांव में भी उपलब्ध थे, तो हमारी आज़ादी की लड़ाई में अगर मान के चलते हैं कि समाचार पत्र नहीं होती तो क्या आज़ादी इतनी जल्दी मिल पाती?
यह तो चर्चा का विषय नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम में, खासकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर पत्रकारिता को स्वतंत्रता संग्राम से अलग कर दिया जाए तो पूरा स्वतंत्रता संग्राम ही अधूरा हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ संघर्ष की बात होती है तो पत्रकारिता अपने आप में संघर्ष है। केवल तोप चलाना या सेनाओं को लड़ना ही संघर्ष नहीं है, बल्कि लोगों की दिलो दिमाग से तैयार करना। खास करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही उपयोग किया था। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से अपना संदेश आम लोगों तक पहुंचाते थे। जन संघर्ष के लिए वे हमेशा समाचार पत्रों के माध्यम से तैयार करते थे। यही कारण थी कि उनकी सभाओं में अपार भीड़ उमड़ती थी, चाहे वे ढाका का सभा कर रहे हों या लाहौर के रावी नदी के तट पर जहाँ भी सभाएं होती थी, भीड़ गांधी जी की देखने के लिए ललायित रहती। इसके पीछे आप सोचेंगे, देखेंगे इतनी भीड़ महात्मा गांधी के सभाओं में कहाँ से आती थी। तो बहुत सरल है कि उनका संदेश जहाँ सभा होती थी उसके पहले विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पहले ही पहुँच चुका होता था कि राष्ट्रपिता की यहाँ सभा होने वाली है, वहाँ सभा होने वाली है, चाहे कांग्रेस के माध्यम से हो या दूसरे माध्यम से, लेकिन ऑलरेडी वहाँ के लोग गांधी जी को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, ताकि समाचार पत्र का माध्यम से उन्हें सूचित किया जाता था या सूचना रहती थी। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह पत्रकारों ने अपना योगदान दिया, मेरा आग्रह होगा दर्शकों से कि उस योगदान को पढ़ें, अध्ययन करें और उसे सीख लेकर राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए अग्रसर हो जाएं। यही मेरा अंतिम संदेश है। आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा आज़ादी की लड़ाई में पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही है। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।